नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। ओशो ने पूरी दुनिया को ऐसी विधियां दी हैं और ऐसे तमाम तरीके बताए हैं जिनके रास्ते पर चलते हुए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में सुधार किया है। आज ओशो को लेकर बातचीत करेंगे। ओशो के एक पुराने सन्यासी हमारे साथ हैं और कब जुड़े, कैसे जुड़े, पूरा जीवन कैसे ओशो को समर्पित किया आपने, क्या अनुभूतियाँ रही हैं, ओशो के सबसे सन्निकट कैसे गए आप, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस पूरे प्रोग्राम को लोगों तक आपको अच्छा लगता है और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे तमाम अलग वीडियोज़ हम लोग क्रिएट करते रहते हैं, आप तमाम विधियों के ऊपर, तमाम अन्य चीज़ों के ऊपर, ताकि ओशो का जो साहित्य है वो नए लोगों तक पहुँचे, युवाओं के बीच में पहुँचे। चूँकि हम भी एक युवा हैं तो हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसा महसूस हुआ कि ओशो की विधियां तो तमाम है, लेकिन उनको लोगों के पास पहुंचाने वालों की एक तरीके से देखा जाए कि कहीं ना कहीं कड़ी टूटती है। तो उस कड़ी को जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो सीधे हम चलते हैं स्वामी विजय त्रिखा जी के पास। बहुत पुराने सन्यासी हैं और बहुत कुछ अनुभव है आपके पास। तो सबसे पहले मैं स्वामी जी ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आप ओशो के सन्निकट गए और कैसे आपने अपने मन में ये ठाना कि आपको ओशो के निकट ही रहना है। मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी एक बहुत चंडीगढ़ में फैक्ट्री थी जो बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा था, और चलते चलते एक हादसा हुआ। गैस प्लांट में आग लगने से वो सारा जल गया और मेरे एक छोटे ब्रदर की डेथ भी हो गई। तो उसके बाद मुझे ये फैक्ट्री छोड़नी पड़ी नुकसान होने की वजह से। तो फिर मैंने एक सर्विस की स्टैंडर्ड टेलीविज़न में, और मैं देहरादून था। तो देहरादून में इनके ब्लिट्स में एक लेख निकला था बच्चों की परवरिश के ऊपर। वो सीरीज़ वाइज आता था, वो पढ़ पढ़ के मैं इनके बहुत नज़दीक करीब गया। और क्योंकि काफ़ी पहले से ही हम निराश हो चुके थे लाइफ से, तो उसमें सारा पढ़ के थोड़ा हुआ। फिर उसमें एक ध्यान की, मेरा टूरिंग जॉब था तो इनकी किताबें लेनी शुरू की। फिर ध्यान की पुस्तकें मैंने ली और फिर मैं ध्यान करता रहा, जिससे मैं इस और काफ़ी बहुत प्रभावित हुआ और मुझे काफ़ी अनुभव आने शुरू हुए ध्यान से। फिर मुझे कोई सन्यासी दिखाई नहीं देता था, मैं जाना चाहता था पूना उनके पास। फिर एक बार एक सन्यासी जी मिले, स्वामी प्रकाशानंद जी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ चलो। तो मैं फिर पूना गया और वहाँ जा कर के ध्यान किया और ओशो जी से मिला और वहाँ संन्यास लिया उनके ही द्वारा। तो ये तो रही आपकी ओशो से जुड़ने की बातें। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि वो वक्त ऐसा था कि जिस समय ओशो एक ऊंचाई की तरफ लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय उनका जो विरोध था, विरोधाभास भी उनमें धीरे धीरे उनके साथ ही बढ़ता जा रहा था। कैसे आपने अपने आप को एडजस्ट किया? और उस जब मैंने संन्यास लिया उस वक़्त हर एक को संन्यास नहीं मिलता था, किसी किसी को ही देते थे। जब मैं संन्यास वहाँ से निकला लेके, तो कईयों लोग बाहर मिले मुझे जो कह रहे थे हम 5-5 साल से 10-10 साल से बैठे, हमें संन्यास नहीं मिला, आपको मिला है। फिर उसके बाद उन दिनों जो बहुत विरोध हो रहा था अखबारों में, इलस्ट्रेटेड वीकली में, कई पेपरों में कि ये वहाँ पर ये होता है वो होता है, सेक्स के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें थी। तो लोग बहुत खिलाफ थे इसके। और मैं पूरी ऑरेंज ड्रेस में जाता था। अब तो मैरून चोगा है, लेकिन पहले ऑरेंज ड्रेस थी पूरी। उसमें जाने से लोग दूर से ही देख के एकदम बौखला जाते थे, देख के कि वहाँ ऐसा होता है वो होता है। बहुत ही उस वक़्त इनके खिलाफत वो थी। लेकिन हमें अनुभव था, हम तो सीधा, हमें कुछ चीज़ अंदर से आध्यात्मिक मिली थी और हम तो उसको इग्नोर ही करते चले गए, ध्यान दिया नहीं है और चलते रहे। उस वक़्त ट्रेन में, बस में कई लोगों का मिलना होता था, जबकि वो इतना खिलाफ बोलते थे, लेकिन हम उसे सुनते रहते थे, कभी उसका विरोध नहीं किया क्योंकि उनका भी कोई कसूर नहीं था। उन्होंने भी पेपर में जो पढ़ा और वही वो उन्होंने बोला, तो उसका भी उनमें कसूर नहीं था, क्योंकि वो वहाँ आश्रम में गए नहीं, ना ही उन्होंने वहाँ देखा कि क्या होता है।
तो ये समस्या काफ़ी देर तक रही और इसको बहुत ओशो ने अपने लेक्चरों में भी कई बार उसका खंडन किया। एक सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि लोग ये कहते हैं कि ओशो जी सम्मोहन कला के बहुत पारखी थे, जिन्होंने उनकी आंखों में एक बार नज़रें लगा ली, उनकी आंखों निगाहों से निगाहें जिसने मिला ली, तो आप ये समझिए कि वो फिर उनका ही हो गया, ऐसा लोग मानते हैं। तो स्वामी जी, क्या अभी कभी आपको ऐसा लगा कि आप उनकी आंखों में कभी झांक के ऐसा देखे हो, आपको आमने सामने कभी ऐसा ओशो से बातचीत करने का जब मौका मिला हो, या आप क्या मानते हैं इसके पीछे कि क्या वाकई ऐसा कुछ था? नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं है। सम्मोहन तो आदमी को होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए ही होता है। आप किसी को सम्मोहित करेंगे या किसी भी चीज़ से आप भाव से उसको करेंगे तो वो आपकी तरफ थोड़ी देर के लिए ही खींचेगा, हमेशा के लिए नहीं है। ये तो ऐसा जागृत पुरुष थे कि उनके पास बैठने से ही ऑटोमेटिकली आपके जो अंदर की तरंगे थी ना वो चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं लगता, और एक ऐसे भाव में आना शुरू हो जाते हैं कि आप बिल्कुल उनके नज़दीक आ जाते हैं। जैसे जब भी आप किसी भी भाव में ऐसे जागृत पुरुष या बड़े भाव के आएंगे तो आपके आध्यात्मिक लेके जो आपका नाभि सेंटर है ना, वहाँ की तरंगे आपको मोहित करनी शुरू हो जाती हैं। ये आप कईयों को अनुभव होगा, जब भी किसी के ज़्यादा भाव में या उसमें आते हैं तो नाभि पे ही तरंगे उठती हैं, जो कुछ होना शुरू हो जाता है। तो उनके आते ही, जब वो लेक्चर देने आते थे और बैठते थे, तो आते ही उनके ऐसी वेव तरंगे आती थी कि आदमी उधर आकर्षित होता था। और ये कोई अगर वैसे आकर्षित होता तरंगों से तो परमानेंट ही टेम्परेरी रहता, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि अंदर के भाव, जो आपकी जो अंदर की भी जो भावनाएं हैं उनको भी आंदोलित करती थी ये चीज़ें, और वो हमेशा के लिए ही रही हैं। सम्मोहन का इसमें वो नहीं है। आदमी सम्मोहन के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जब भी आदमी किसी को कोई सम्मोहित करता है तो वो कुछ देर के लिए ही होता है और कुछ क्षण के लिए होता है, और वो फिर बाद में हट जाता है। इसमें ये तमाम वो बातें हैं जिनको हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आखिर ऐसा क्यों होता था। 21 देश ऐसे थे जिन्होंने ओशो को अपने देश में एंट्री करने से मना कर दिया था, बैन लगाया हुआ था। उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है ये तो वही बता सकते हैं, उस समय के लोग ही बता सकते हैं। फिलहाल स्वामी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ओशो जब पुणे से, इंडिया से अमेरिका गए, यूएसए गए, उसके पीछे क्या रीज़न था? उनको यहाँ से वहाँ तक चले जाने के पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि सवाल पूछने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ये मानते थे कि भारत में उनको जो मानने वाले, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी संख्या लगातार घट रही थी, क्योंकि उनका विरोध हो रहा था मीडिया में। क्या इस वजह से वो चले गए? नहीं, इस वजह से नहीं गए वो बाहर। वो ज़्यादा वो जाना भी नहीं चाहते थे। कभी उन्होंने 1-2 लेक्चरों में कहा भी था कि भी मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी एक शिष्या थी माँ शीला, जो उनको ज़बरदस्ती भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बहका करके, उसको बहका भी नहीं सकते थे आप, उसको शब्द नहीं कहना होगा, लेकिन किसी तरह भी वो उनको उनका पासपोर्ट बनवा करके वो ले करके चली गई। यहाँ के विरोध के कारण नहीं गई। हालांकि वो वहाँ गए अमेरिका में भी, तो विरोध वहाँ भी बहुत हुआ। वहाँ तो पोप से लेके वहाँ के प्रेसिडेंट तक, रीगन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनका भी विरोध हुआ। उनका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि जो बड़े बड़ी पैसे वालों के थे, जो सैटरडे संडे वहाँ जाते थे चर्च में, अपने उसमें चर्च में जाते थे, वो वहाँ जाना बंद कर दिया था, और सैटरडे संडे वो अपना इनके ओरेगन जाते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट और वो खिलाफ हो गई, और वो सारा काम ऐसे ही अपने आप हो रहा था। तो वहाँ की गवर्नमेंट और पोप को ये हुआ कि ये सारा एक जंगल को इन्होंने आबाद कर दिया और पूरी शहर बसा दिया है, तो ये ऐसा ना हो ये कम्युनिस्ट हों, लाल कपड़े पहन के हमारा यहाँ से संस्कृति को बिगाड़ें। इस वजह से वहाँ भी विरोध हुआ, यहाँ भी विरोध हुआ। वह विरोध से कभी वो डरे नहीं। उन्होंने अपने भाषणों में ऐसे ऐसे सत्य विचार कहे हैं, जो फैक्ट थे वो कहे हैं, जो कि हर धर्म के संप्रदायों को बुरा लगे। एक और सवाल उठ के आता है स्वामी जी, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनकी एक बार सराहना भी की थी। सराहना इसलिए की थी क्योंकि जहाँ पर रजनीशपुरम सिटी की स्थापना हुई ओरेगांव में, वहाँ पर लोग ये कहते थे कि किसी भी तरह से बसावट हो ही नहीं सकती,
ऐसा हमने जो सुना है। हाँ। तो जब यूएस गवर्नमेंट ने एक तरफ तो उनको जो है ये कह रही थी कि हमारे जो बिल्कुल अनप्रोड्यूस्ड चीज़ है उसमें भी प्रोडक्शन आ गया, वहाँ भी लोग रहने लगे ऐसी जगह जहाँ कहीं उम्मीद नहीं जताई जा सकती। दूसरी तरफ उनको वहाँ से इस तरह से देश निकाला करना, और आज ओशो के जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी मात्रा में जो फॉलोअर्स होंगे वो यूएसए से ही होंगे। तो अब की परिस्थिति और पहले की जो परिस्थिति, दोनों को जब आप टैली करते हैं तो आपको कहाँ पे अप डाउन नज़र आता है? उनको भी यही था ना, पोप और उनको के जितने भी जो क्रिश्चियनिटी में गए हैं, जो गरीब तबका ही गया है ज़्यादा, तो पैसे वाले तो ज़्यादा गए नहीं हैं। और वहाँ के जितने भी रॉयल फैमिली के बच्चे थे, जो यंग ब्लड था, वो सारा उधर जाना शुरू हो गया था। इसलिए लोगों को बुरा लगा उसमें जाने के लिए, और वहाँ का इसलिए बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। जो वहाँ की जो चर्च में और सैटरडे संडे का ही प्रोग्राम होता था, यहाँ पर लोग बड़े उत्सव से, और अगर वो बसावत वहाँ पर हुई तो उन्होंने रात दिन लग के मेहनत करके और साइंटिफिकली मॉडर्न तरीके से उस शहर को बसाया, और एक एक चीज़ वहाँ पर पैदा की अपने ही सेल्फ उस पर। ओशो जी की इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी प्रवचन मालाएँ हैं, वीडियो ऑडियो टेप्स हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी बुक है जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आपने अच्छे से पढ़ा हो और आप युवाओं को प्रेरित करना चाहते हो कि अगर कोई युवा उनसे जुड़े तो सबसे पहले कौन सी ऐसी किताब होगी जो उसे पढ़ना चाहिए? वही मतलब मेडिटेशन, अगर ध्यान में अगर आप उतरेंगे तो ही आपको पढ़ेंगे। आप कोई भी बुक्स पढ़ें, कोई भी लेक्चर उनका सुने, तो उन्होंने ज़्यादा जोर ध्यान के ऊपर दिया है। तो ध्यान आप अगर करेंगे उसको, और सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने डायनामिक ध्यान उनका बहुत अपना खुद का इस आज के युग के मनुष्य के लिए बनाया हुआ है वो ध्यान। और वो आदमी करे सक्रिय ध्यान तो बड़ा हुआ। मैं उसी ध्यान को करता रहा हूँ और मुझे उससे बहुत अनुभव हुए हैं, और बहुत अच्छी उसमें इसमें अनुभव प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ओशो से जुड़ना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तमाम अवधारणाएं अपने तरीके से सीखते हैं, समझते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओशो जी की जो डेथ हुआ पुणे के आश्रम में, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं, जो अवधारणाएं हैं, कि उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि चूँकि यूएसए गवर्नमेंट जो है उनके तमाम बहुत अगेंस्ट थी, बहुत ज़्यादा ही अगेंस्ट थी। तमाम जो 21 देशों में शामिल 21 देशों से जो देश निकाला किए गए थे ओशो, उनमें जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं विरोध था तो यूएसए में था। और यूएसए में ऐसी धारणा थी कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया। थैलियम नामक कोई पदार्थ होता है जिसको देने से आदमी की धीरे धीरे डेथ हो जाती। तो क्या इसके पीछे आप क्या अवधारणा मानते हैं? नहीं, ये ठीक है। उन्होंने खुद भी कहा है कि थैलियम मुझे जेल में दिया गया ब्रेकफास्ट में टोस्ट के ऊपर, और कई जगह उन्होंने इसका रेफरेंस भी दिया है। बाद में जापान से बाहर से कई डॉक्टर आके इस पर उनका इलाज करते रहे हैं, लेकिन वो थैलियम कहते हैं ऐसी दवाई है जो पूरी साल बाद इफ़ेक्ट करती है। पहले बिल्कुल पता नहीं लगता, और बाद में पूरी बॉडी में ब्लड में चली जाती है, जिसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वो दिया गया था उन्हें, अमेरिका में ही पॉइजन दिया गया था। एक मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे आपके संपर्क में ऐसे सन्यासी होंगे जिनके घरों में बहुत सारा विरोध हुआ होगा जब वो सन्यासी बने। क्या आपको कुछ ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने सन्यास लिया हो और उसके घर के लोग ही उसके बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हो गए हैं तटस्थ भाव से कि भाई आप नहीं कर सकते ऐसा, और फिर उन्होंने कुछ अनोखा कदम उठाया हो, ऐसा कुछ आपको याद है? नहीं, बहुत सन्यासियों के पेरेंट्स और घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उनका सन्यास के विरुद्ध। तो एक नज़रिया दूसरा था ना कि ये बिल्कुल घर बार छोड़कर चला जाएगा। लेकिन ओशो के ये सन्यास का यही था कि गृहस्थ में रह के आपने कैसे संन्यास्त होना है। तो वो लोगों ने करके दिखाया, घर में भी रहे और काम भी अपना करते रहे और करते रहे। कुछ एक आध सन्यासी थे जिनका बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो अपना इस संन्यास में रहे और ध्यान करते रहे। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।